गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 बी हाइव की बुक में से क्लास 9। चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड, यानी कि मेरा बचपन। तो यहाँ पर हम अपने यानी कि आपके या मेरे बचपन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध जो हमारे साइंटिस्ट थे। अब आप समझ गए होंगे कौन है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन है। ये है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उनका जो बचपन है वो किस प्रकार का रहा है। अब जैसे कि आज आप और हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे चीज़ों की कामनाएं करते हैं कि भाई मेरे दोस्त को साइकिल मिला है तो मुझे भी चाहिए, मेरे दोस्त ने स्कूटी ली है तो मुझे भी स्कूटी चाहिए। तो अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह की डिमांड्स हम लोग समय समय पे रखते रहते हैं। तो आइए देखते हैं जो व्यक्ति देश के राष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके हैं, वो व्यक्ति जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या बचपन में वो भी ये सब चीज़ें करते थे, क्या उनकी भी डिमांड्स हमारी तरह होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी। तो अब्दुल कलाम जो थे, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वहाँ के एक छोटा सा टाउन है, आइलैंड टाउन कहा जाता है जिसको हम कहते हैं रामेश्वरम। यानी कि इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में, तमिलनाडु के अंदर, और ये तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। और उस समय तमिलनाडु, जिसको हम मद्रास स्टेट के नाम से जानते थे, जब इनका जन्म हुआ था उस समय तमिलनाडु एक अलग स्टेट नहीं था, मद्रास के नाम से वो जाना जाता था। इनके पिताजी का नाम था जैनुलब्दीन, और ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ना ज़्यादा धन था, ना ज़्यादा एजुकेशन थी। इतनी सारी डिसएडवांटेजेस के बावजूद ये बहुत ही एक अच्छे विद्वान किस्म के इंसान थे और एक बहुत ही दयालु इंसान थे इनके पिता। और इनकी माँ थी जिनका नाम था अशियम्मा। आपको ये सब चीज़ें वन वर्ड जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ याद रखने, क्योंकि वन वर्ड में कहीं भी पूछा जा सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि हर रोज़ हमारे घर में कितने लोग खाना खाने आते थे, इसका सही अनुमान लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। यानी कि हर रोज़ इनकी माँ जो थी वो काफ़ी सारे लोगों को खाना खिलाती थी, यानी कि घर में आने जाने वाले लोग काफ़ी रहते थे, मेहमान। इस कारण से माँ को ज़्यादा काम करना पड़ता और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना पड़ता था। और इनका कहना है कि हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा आउटसाइडर्स यानी कि मेहमान हमारे घर में आकर खाना खाते थे। यानी कि कितने दयालु थे इनके पिता और कितनी मेहनती थी इनकी माँ कि इतने लोगों को खाना खिलाने के बावजूद उनके माथे पे एक त्योड़ी भी नहीं आती थी। यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और हंसमुख नेचर के थे इनके पेरेंट्स। आगे बताया गया है कि इनके जो भाई बहन थे उनमें से ये जो कलाम जी जो थे, ये एक शॉर्ट बॉय थे। इनकी हाइट इनकी ज़्यादा नहीं थी और एक नॉर्मल सी लुक्स वाले, यानी कि कुछ स्पेशल नहीं था इनके अंदर, एक कॉमन बच्चे जैसे होते हैं वैसे। और इनके पिताजी जो थे वो बहुत ही टॉल और हैंडसम थे, लेकिन ये जो थे इनके अंदर कोई भी उस तरह के गुण नहीं थे। ये अपने पुरखों के घर में, यानी कि जो इनके दादा परदादाओं ने जो इनको घर दिया था उसी में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था घर। यानी कि घर भी इनका काफ़ी पुराना था और घर बहुत बड़ा था और पक्का हाउस था, यानी कि पक्का घर था जो कि ईंट और चूने से बना हुआ था। तो ये कहाँ था इनका घर? मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली है ना, वहाँ पर इनका ये घर स्थित था। इनके जो फादर थे वो घर के अंदर कंफर्ट की जो चीज़ें होती हैं, लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं, उनको लाने में काफ़ी आनातानी करते थे। जैसे कि आज आप जानते हैं ना, हम बहुत जल्दी पेरेंट्स के सामने अपनी डिमांड रख देते हैं, देखो पापा उनके घर पे बड़ा टीवी है, हमें भी बड़ा टीवी चाहिए। कभी कभी हमारे किचन से भी फरमाइश आती है माओं के द्वारा कि भाई देखो वो फलाने के घर में बहुत डबल डोर फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, तो हमें भी वैसा चाहिए। तो इनके घर में जो कंफर्ट की जो चीज़ें होती हैं, ऐशो आराम की चीज़ें, वो बेहद ही कम थी और इनके पिता उन चीज़ों को लाने में विश्वास ही नहीं रखते थे। और लेकिन घर के अंदर जितनी नॉर्मल ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल थी, लेकिन
फालतू ऐश्वर्य, जैसे आजकल आप देखिए कि हमारे घरों में जो खर्चे हैं वो ज़्यादातर फालतू चीज़ों के बढ़ गए हैं। कैसे? हमारे घर में एक बड़ा टीवी होता है, वो टीवी पुराना हो जाता है, नया एंड्रॉयड टीवी आ गया तो फिर हम नया खरीदने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी हम घरों में रखते हैं। मोबाइल देखिए, हमारे पास एक फ़ोन है, वो अच्छा काम दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही साल 6 महीने हो गए उस फ़ोन को, फिर हमें नया फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये पुराना हो गया। अरे पुराना क्या हो गया, तो हम भी तो पुराने हो गए हैं फिर। तो ऐसे में ज़रूरत की चीज़ें इनके घर में भरमार थी, जैसे कि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, दवा दारू कपड़े, इन चीज़ों की इनके घर में कोई कमी नहीं थी। यानी कि कह सकते हैं कि इनका जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही अच्छा था, और ये बहुत ही खुशी से अपना जो बचपन था वो बिताते थे। और उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जो कि 1939 में शुरू हुआ था। उस समय कलाम जी की उम्र 8 साल थी, और उस समय इनको ये नहीं समझ आया कि क्यों टैमरिंड सीड्स जो रहती है, टैमरिंड सीड्स जिसको हम इमली के बीज कहते हैं, इमली खाते हैं ना आप लोग, कच्ची इमली, उसके जो बीज होते हैं उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये क्यों बढ़ गई इनको नहीं पता है। तो ये क्या करते थे, ये सीड्स यानी कि इमली के जो बीज होते थे वो इकट्ठे करते थे पूरा दिन और उनको बेच देते थे प्रोविज़न शॉप वाले को, जो कि मस्जिद वाली गली में थी, यानी कि दुकान वाले को वो बीज इकट्ठे करके बेच देते थे और थोड़ा बहुत इनको पैसा मिलता था। एक दिन की कलेक्शन जो थी, यानी कि पूरा दिन इनको वो इमली के बीज इकट्ठा करने के बाद कितने पैसे मिलते थे? 1 आना। मेरे ख्याल से आज अगर 1 आने की बात करें तो हम तो कभी इसको सोच ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। मतलब इतना तो बहुत ही कम है हमारे लिए थे। यानी कि इनका एक दिन का जो कलेक्शन था, पूरा दिन इमली इकट्ठी करके इमली के बीजों को बेचने पे इनको जो पैसे मिलते थे वो होता था सिर्फ 1 आना। और इनका जो भाई था, ब्रदर इन लॉ जो इनका था, जिसका नाम था जलालुद्दीन, वो इनको कहानियाँ सुनाता था। किसकी? युद्ध की, वॉर की कहानियाँ सुनाता था। और फिर यही कहानियों को वो अगले दिन जो पेपर के अंदर देखते थे, हेडलाइंस होती थी वो कहानियाँ, जो न्यूज़ इनके ब्रदर इन लॉ उनको बताते थे वो अगले दिन पेपर में छपी उनको मिलती थी। तो पेपर था उसका नाम था यहाँ पर दीनामणि नाम का पेपर, न्यूज़पेपर उस समय आता था। इनका जो एरिया था उसको आइसोलेट कर दिया गया था, इनकी आइसोलेट, यानी कि एक आइलैंड था, आप जानते हैं। तो आइलैंड जो था, युद्ध के समय वहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी, ये पूरे तरीके से आइसोलेटेड था और युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन जल्द ही इंडिया जो था, भारत को एलाइड फोर्सेस यानी कि भारत को अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए ऑर्डर मिला और अंग्रेज़ों ने भारत की आर्मी को भी युद्ध में झोंक दिया। इस कारण से कभी कभी वहाँ पर एमरजेंसी भी घोषित कर दी जाती है, यानी कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती गई। और इनके कस्बे के अंदर, इनके टाउन के अंदर जो पहली कैजुअलिटी हुई वो हुई किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। यानी कि इनकी जो ट्रेन जो वहाँ पर रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि अब वहाँ पर ट्रेन हॉल्ट नहीं होगा, ट्रेन वहाँ से सीधी निकल जाएगी, वहाँ पर रुकेगी नहीं उस स्टेशन पे, क्योंकि रामेश्वरम एक छोटा सा स्टेशन था तो वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी। अब जो न्यूज़पेपर उस समय आते थे उस शहर के अंदर, वो ट्रेन से आते थे और ट्रेन वहाँ रुकती थी और ट्रेन से न्यूज़पेपर्स को उतारा जाता था। जैसे आज भी काफ़ी जगहों पे, हमारे यहाँ पर मोस्टली जगहों पे ट्रेन के द्वारा ही भेजे जाती हैं न्यूज़पेपर्स, बड़े शहरों से छोटे छोटे कस्बों में। तो ऐसे में अब न्यूज़पेपर को बंडल बना के फेंक दिया जाता था ट्रेन से। जब वो स्टेशन आता था तो रामेश्वरम आते ही वो बंडल बना के उस न्यूज़पेपर के उनको धक्का दे देते, वहाँ से फेंक देते थे नीचे चलती ट्रेन से। और ये जो बंडल गिरते थे ये कहाँ? रामेश्वरम और धनुषकोडी नामक जो जगह थी, इन दोनों के बीच में ऐसा किया जाता था। और इसी कारण, यानी कि पहले क्या होता था, वो स्टेशन पे उतारे जाते थे तो ज़्यादा मेहनत नहीं जाती थी। अब न्यूज़पेपर फेंके जाएंगे, अब फेंकने के बाद वो कोई बॉक्स कहीं गिरेगा, कोई कहीं, तो इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी कारण से इनके जो कज़िन थे, इसका नाम था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे रामेश्वरम में। तो उन्होंने इनकी हेल्प मांगी कि मुझे तुम हेल्प करो ताकि मैं इन बंडल्स को अच्छे से जल्दी कैच करके जल्दी पकड़ के इनको बांट सकूं। और इन्होंने शमसुद्दीन की मदद करना शुरू किया और इस प्रकार इन्होंने अपनी पहली कमाई की। अब इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने वो इमली के बीज इकट्ठे करके भी कमाई की थी, लेकिन वो जस्ट एक टेम्परेरी वक्त था, यानी कि बच्चे जो है वो चलो ठीक है अपने खर्चे पाने के लिए उन्होंने देखा कि जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी डिमांड थी। लेकिन जो कमाई, जो काम करके कमाई मिलती है वो ये थी। तो पहली कमाई इनको मिलती थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी के बाद लगभग अब की बात की जाए तो इनको बड़ा गर्व होता है कि जब इन्होंने पहली बार अपना पैसा कमाया था। कि हर एक व्यक्ति को गर्व होता है जब वो अपनी कमाई करने लगता है।
अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हर एक बच्चा जो है कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, यानी कि उनके पेरेंट्स से जो उनको कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स उनको देते हैं, उन कैरेक्टर्स से भरे होते हैं बच्चे। और इसी कारण से जो कलाम जी थे, इनके अंदर भी इनके पिताजी के जो गुण थे वो इनके परिवार के गुण आए हुए थे। जैसे कि ऑनेस्टी, ये बहुत ही ईमानदार थे, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो भी बहुत ईमानदार थे, तो वो गुण इनके अंदर भी रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि एक पूरे तरीके से डिसिप्लिन्ड पर्सन रहे हैं ये। तो ये दोनों जो गुण हैं इनको इनके फादर से मिले थे, और इनकी मदर से इनको फेथ इन गुडनेस, कि हमेशा अच्छाई में विश्वास करो, और काइंडनेस यानी कि दयालुता। इनकी माँ ने देखा ना कितने लोगों को खाना खिलाती थी वो हर रोज़, तो ये सब चीज़ें इनके अंदर डेवलप हुई। और इसी कारण इनके जो 3 भाई बहन थे उनके अंदर भी ये गुण थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, इनके बचपन में इनके 3 जो दोस्त थे जिनका नाम हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, रामानंद शास्त्री, दूसरा था अरविंदन, और तीसरे थे शिवा प्रकाश। ये 3 इनके घनिष्ठ मित्र थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब ये तीनों जो लोग थे ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज थे, हिंदू, यानी कि ये तीनों बच्चे, जैसे कि आपको नाम से आइडिया हो गया होगा, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाश, ये तीनों हिंदू फैमिली से थे और ब्राह्मण्स थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुरानी सोच वाले। लेकिन इन लोगों ने कभी भी आपस में अपने धार्मिक मतभेद को फील नहीं किया, यानी कि हम लोग अलग अलग धर्म वाले हैं ऐसा कभी फील ही नहीं किया। इनकी जो पालन पोषण था उसमें इनका धर्म कभी आड़े नहीं आया। रामानंद शास्त्री जो था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। अभी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, यानी कि रामानंद शास्त्री के जो पिता थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के पंडित थे, प्रीस्ट थे। कहाँ पर? रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम का जो मंदिर है, सबसे बड़ा रामेश्वरम टेम्पल जिसे कहते हैं, उस मंदिर के अंदर ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के प्रीस्ट थे। बाद में उनको रामेश्वरम टेम्पल का जो प्रीस्टहुड था, यानी कि जो पंडिताई थी, वो बाद में आगे चलकर इनके बेटे यानी कि अरविंदन शास्त्री को दे दी गई। तो यानी कि हमने पढ़ा भी अरविंदन, क्या नाम था इनका, रामानंद शास्त्री के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ने, दैट इज अरविंदन। अब अरविंदन जो थे वो बड़े होकर, यानी कि जो रामानंद शास्त्री था वो तो अपने पिता की तरह प्रीस्ट बन गया, पंडित बन गया उस मंदिर का, लेकिन अरविंदन जो था वो आगे चल के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया, जो कि लोगों को दर्शन करवाने ले जाते हैं, पिलग्रिम्स को। और शिवा प्रकाशन जो था वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवे के अंदर। क्या बन गया वो? केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सदर्न रेलवेज के अंदर। अब हर साल इनके शहर में यानी कि रामेश्वर में श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी। ये एक सेरेमनी, एक मेला, एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ा एक सेरेमनी होती थी ये। और इसके अंदर जो बोट अरेंज करने का काम होता था, क्योंकि जैसे हमने बताया कि एक छोटे से आइलैंड पे रहते थे, तो बोट अरेंज करने का काम जो होता था वो किसका होता था? इनकी फैमिली का होता था। अब देखिए ये हिंदू त्यौहार है सीताराम कल्याणम सेरेमनी, लेकिन इसके अंदर जो बोट्स प्रोवाइड करवाई जाती थी वो अब्दुल कलाम जी की फैमिली के द्वारा करवाई जाती थी, जो कि एक मुस्लिम फैमिली थी। अब इसके ऊपर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था एक बोट के ऊपर, जिसके ऊपर आइडल्स लेकर जाई, आइडल्स मतलब मूर्तियां लेकर जाते थे लॉर्ड राम और सीता माता की, उनकी शादी करवाने के लिए मैरिज साइट तक, जो कि पौंड, एक जो गांव का जो पौंड था यानी कि जो तालाब था, उसके बीच में एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर मंदिर था, वहाँ पर इन दोनों की यानी कि सीता माता और राम जी की मूर्ति को लेकर जाया जाता था और वहाँ जाकर उनकी शादी करवाई जाती थी। एक त्यौहार था इस तरीके का मनाया जाता था, एक प्रथा थी वहाँ की। तो जो जगह पर वो लेकर जाते थे उस जगह को कहा जाता था राम तीर्थ कहा जाता था। अब ये जो इवेंट थी, इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज। इनके जो बेड टाइम, जैसे छोटे बच्चे वो कहानियाँ सुनते हैं रात को सोते समय, तो इनकी दादी जो थी वो इनको, इनकी माँ और दादी रामायण की कहानियाँ सुनाती थी और प्रॉफेट मोहम्मद इनकी कहानियाँ इनको सुनाई जाती थी। देखिए धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर ये मुस्लिम थे, लेकिन इनके जीवन के अंदर भी इनकी दादी ने इनको रामायण तक की कहानियाँ सुनाई। तो बहुत अच्छा एक उदाहरण है हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए कि जो किस प्रकार से हम लोग शुरू से ही एकता के सूत्र में बंधे रहे हैं। और रही बात बांटने की,
तो बहुत ताकतों ने कोशिश की हमको बांटने की, लेकिन अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया उनके द्वारा। आज भी हम उसी भाईचारे से, उसी उत्साह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये कहानियाँ इनको इनकी माँ और इनके दादी के द्वारा सुनाई जाती थी। एक दिन की बात है जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे। कौन सी कक्षा में थे? 5th में थे। तो इनके जो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के जो शिक्षक थे, नए शिक्षक, वो स्कूल में एक नए शिक्षक आए, यानी कि एक यंग टीचर आए, और उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति बैठा है, यानी कि जो अब्दुल कलाम जी है, वो टोपी पहनते थे, क्योंकि मुस्लिम लोग आपको पता है टोपी पहनते हैं। तो इन्होंने एक टोपी पहनी हुई थी जो कि मुस्लिम होने की निशानी थी, और ये हमेशा फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे। और रामानंद शास्त्री जो कि हिंदू था, उन्होंने क्या पहना था? एक सेक्रेट थ्रेड, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, जो पंडित लोग पहनते हैं, हिंदू लोग पहनते हैं, हमारे हिंदू भाई। तो इन्होंने वो सेक्रेट थ्रेड पहना हुआ था। अब जो नया टीचर था उसको ये बात हजम नहीं हुई कि एक हिंदू प्रीस्ट, यानी कि एक हिंदू ब्राह्मण का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। इस कारण से उन्होंने सोशल रैंकिंग, यानी सामाजिक रैंकिंग के हिसाब से उनकी जगह बदल दी। इस कारण से इन्होंने उसको कलाम जी को कहा कि आप पिछले बेंच पे चले जाइए। इनको पीछे कर दिया और रामानंद शास्त्री को वहीं रखा। तो इस प्रकार इनको काफ़ी बुरा लगा, और इनको भी बहुत बुरा लगा, और रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। और उस समय जो रामानंद शास्त्री थे वो रोने लगे, क्योंकि उनका जो घनिष्ठ मित्र था, जो बेस्ट फ्रेंड था, कौन? अब्दुल कलाम जी, उनको लास्ट रो में भेज दिया गया। यानी कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार एक नए शिक्षक ने आकर इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की, और उसने इनकी दोनों की सीट्स जो थी उनको भी चेंज कर दिया। तो ये पहला झटका था इनके लिए बचपन में। उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तो ये घर गए। घर जाते ही इन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। रामानंद शास्त्री ने अपने पिता को, और अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता को। और जैसे ही ये इंसिडेंट लक्ष्मण शास्त्री के पिताजी को पता लगा तो उन्होंने टीचर को समन किया। समन करने का मतलब होता है उनको बुलाना, उनको बुलाने के लिए संदेश भेजा। और जब उनको बुलाया गया तो उस टीचर को कहा गया कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो लक्ष्मण शास्त्री के जो पिता थे उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया उस नए शिक्षक को कि तुम हमारे छोटे इनोसेंट बेगुनाह बच्चों के, मासूम बच्चों के दिलों में आपसी रंजिश, ये कम्युनल जो इंटॉलरेंस, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति है, ऐसी मतलब बुरी चीज़ें मत उगाओ हमारे बच्चों के दिलों के अंदर। और उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि या तो अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ करो, यानी कि माफ़ी मांगो, या फिर स्कूल से चले जाओ, स्कूल से निकल जाओ। और इस पर टीचर ने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके अंदर बदलाव भी आ गया, और इस प्रकार से वो उनका जो नज़रिया था धर्म के प्रति वो सब बदल गया, उस शिक्षक का भी। अब आगे बताया गया कि ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife. अब जो वो समय था, भले वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिली, लेकिन जगह जगह पर लोग जो है, जैसे हमारे हाथ में जो 5 उंगलियाँ हैं वो भी बराबर नहीं है, उसी प्रकार वहाँ भी हमें देखने को मिला कि अलग अलग तरह के लोग थे। तो ऐसे में जो उनके शिक्षक थे, साइंस टीचर का नाम क्या था वो आपको याद रखना है, शिवा सुब्रमण्या अय्यर। ये जो थे ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, यानी कि ये भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन सोच वाले ब्राह्मण फैमिली के थे, लेकिन इनकी वाइफ कौन थी? एक कंजर्वेटिव वाइफ, यानी कि एक बहुत ही प्रिजर्व्ड काइंड ऑफ वाइफ थी इनकी। ही डिड इज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। अब जो सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो एक इस तरह के शिक्षक थे जो कि समाज के जो ये ढोंग हैं इनसे समाज को बाहर निकालना चाहते थे, यानी कि चैलेंज करते थे वो हर बार समाज को कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही, ब्राह्मणवाद है, इन सब चीज़ों को वो तोड़ने की कोशिश करते थे। और इसी में उन्होंने यानी कि इन्हीं बैरियर्स को तोड़ने के लिए उन्होंने कई बार कलाम का भी साथ दिया और साथ लिया भी उनका। अब बताया ऐसे जाता है कि वो उनके साथ घंटों बिताते थे, यानी कि वो ब्राह्मण थे लेकिन वो कलाम जी के साथ घंटों बिताते थे, और कहते थे कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब कलाम जी के साथ उनका इतना गहरा रिश्ता था, इतना ज़्यादा लगाव था कि वो जो शिक्षक थे सुब्रमण्य अय्यर, वो कहते थे कलाम जी को कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा पढ़ लिख के सक्षम बन जाओ कि शहर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ तुम्हारा बैठना उठना हो। एक दिन उन्होंने कलाम जी को अपने घर पे खाने पे बुलाया। अब इनकी वाइफ जो थी
वो तो घबरा गई कि एक मुस्लिम लड़का हमारे घर पे खाने के लिए आ रहा है। अब आप जानते हैं ये उस समय की बात कर रहे हैं हम, जब हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे को, मतलब मुस्लिम जो होते हैं उनका जो खान पीन थोड़ा अलग होता है, और हिंदू हमारे जो खासकर ब्राह्मण जो हैं वो तो मीट मांस मछली को हाथ नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में उनको लगा कि भाई ये तो हमारी मतलब धर्म की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। तो वाइफ जो थी वो, जैसे हमने पीछे देखा कि वो कंजर्वेटिव टाइप की थी, तो उनको बहुत बुरा लगा। वो पूरे किचन में, मतलब उन्होंने उसको घुसने न देने की सोची कि भाई ये तो किचन में आने ही नहीं चाहिए। लेकिन वो जब पति ने बोला था, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पतिदेव ने कहा और लड़के को घर में ना आने दें, लेकिन उस लेडी ने, यानी कि सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी, उन्होंने खाना सर्व करने से मना कर दिया कि मैं अपने किचन के अंदर आपको खाना नहीं दूंगी। इस पर जो अय्यर थे वो बिल्कुल भी हताश नहीं हुए, ना ही वो बिल्कुल गुस्सा हुए अपनी वाइफ के ऊपर, लेकिन इसके अलावा उन्होंने खुद सर्व किया अपने हाथों से। देखिए शिक्षक कितने अच्छे थे कि उन्होंने कुछ भी बवाल करने की बजाय अपने हाथों से अपने छात्र को, अब्दुल कलाम को खाना खिलाया, और उसके साथ में बैठ के उन्होंने भी खाना खाया। यानी कि शिक्षक जो कि हिंदू ब्राह्मण थे और ये जो कलाम जी मुस्लिम फैमिली से, दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। और जब ये खाना खा रहे थे तो इनकी पत्नी जो थी वो किचन के पर्दे के पीछे से, गेट के पीछे से इनको देख रही थी। और तब कलाम जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्या इनको कुछ फ़र्क लग रहा है कि मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, यानी कि ये चावल कैसे खा रहे हैं, या फिर पानी कैसे पी रहा हूँ, या फिर मैंने खाना खाने के बाद फ्लोर को कैसे साफ़ किया। यानी कि कुल मिला के कि खाना खाने का अभी जात पात इसमें कहाँ आती है। कलाम जी भी इंसान थे और जो इनके टीचर थे अय्यर वो भी इंसान थे। खाना खाने का तरीका दोनों का सेम है, पानी पीने का सेम है, जगह को साफ़ करने का सेम है, तो फिर फ़र्क कहाँ रहा। और जब ये घर से जा रहे थे, यानी कि जब इन्होंने खाना खाकर जाने की सोची, तो अय्यर जो थे इनके शिक्षक, उन्होंने फिर से कहा कि मुझे अगले वीकेंड, यानी कि नेक्स्ट वीक फिर से डिनर पे ज्वाइन करना। और ये थोड़ा हिचकिचाने लगे। अब घर में गए और उनकी वाइफ ने उनको खाना तक परोसने से मना कर दिया, तो ऐसी जगह पे कोई दोबारा जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस पर जो कलाम जी थे वो हेजिटेट करने लगे, लेकिन इनके शिक्षक ने कहा डोंट गेट अपसेट, कि आप हताश मत हो। जब आप सिस्टम को बदलने की सोचते हैं, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। जब आप पूरे सिस्टम को बदलने की सोचते हो तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आती ही रहेंगी, तो इनसे लड़ना आपका काम है। और अगली बार जब अगले सप्ताह जो कलाम थे वो इनके घर गए, तो इनकी वाइफ ने, अय्यर की जो वाइफ थी, इन्होंने उनको किचन में लेकर गई और वहाँ बैठकर उन्होंने अपने हाथों से इनको खाना परोसा। तो देखिए एक ही मीटिंग के बाद कितना बदलाव आया। तो इस प्रकार से जब हम समाज को बदलने निकलें तो ये सब चीज़ें हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, और उनसे लड़कर हमें उसको बदलना, यही एक हमारा टारगेट अचीवमेंट रहता है। फिर बताया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुआ और ऐसा दिखने लगा कि अब भारतीय लोगों के लिए जो फ्रीडम है वो पक्का मिलने वाला है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो गांधी बापू ने कहा कि भारतीय लोग खुद का भारत बनाएंगे। इस पर पूरा भारत जो था वो आशा से भर गया। सब लोग आशावादी हो गए कि अब भारत की आज़ादी पक्की है। और उस समय कलाम जी ने अपने पिताजी से परमिशन मांगी रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाने की। यानी कि आप जानते हैं कि रामेश्वरम एक छोटा कस्बा था, वहाँ पर बड़े स्कूल्स नहीं थे जो हायर एजुकेशन दे पाएँ। ऐसे में इन्होंने अपने पिता से परमिशन मांगी रामनाथपुरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहाँ जाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनकी वाइफ अब इन दोनों को किस प्रकार से खाना परोस रही हैं। तो ये बदलाव उन्होंने लाया। ही टोल्ड मी, अब इनके पिताजी ने इनसे क्या कहा, इन्होंने कहा अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे पता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या सीगल वो पक्षी जो कि समंदर के ऊपर उड़ता रहता है, उसका कोई घोंसला नहीं होता है, वो समंदर के ऊपर उड़ता है और वहीं से मछलियाँ इकट्ठी करके खा लेता है। क्या वो सीगल है? क्या वो सूरज के आसपास नहीं उड़ता है? क्या वो अकेला नहीं उड़ता है? उसका कोई नेस्ट, कोई घोंसला नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा खालिल गिब्रान में से एक कोई, उन्होंने हम कह सकते हैं एक आयत उठाई और वो कही
योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ये इन्होंने किससे कहा? इनकी माँ से कहा, क्योंकि जब बच्चा जा रहा था, जब अब्दुल कलाम जी जा रहे थे तो माँ को बहुत बुरा लग रहा था, उनको बड़ा हेजिटेशन हो रही थी कि मेरा छोटा सा बच्चा अकेला वहाँ जाके कैसे रहेगा। इस पर इनके पिता ने खलील गिब्रान जो थी उसका एक कोट इनकी माँ को सुनाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग इटसेल्फ, they come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. अब इनके पिता ने कहा कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये तुम्हारे बेटे और बेटियां ये तुम्हारे थ्रू आए हैं, तुमसे नहीं आए हैं। यानी कि तुम एक माध्यम बने हो इनको इस दुनिया में लाने का, और इनका भी एक सोच है। तुम अपना प्यार इनको दे सकते हो लेकिन अपने विचार इनको नहीं दे सकते हो, इनके खुद के विचार हैं, और उनको डेवलप करने के लिए इनको एक दिन घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर कोट के साथ उन्होंने इनको जाने की परमिशन दी, और इस प्रकार ये वहाँ से बाहर निकले, और उसके बाद इनका जो सफ़र है वो हम सबके सामने कहीं भी छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से ये मिसाइल मैन के तौर पे ये प्रसिद्ध हुए पूरी दुनिया में, उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे, और एक बहुत ही सादा जीवन जीते हुए इन्होंने पूरी दुनिया को अलविदा कहा। और हमारे सामने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया, खासकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, कि हमें जब भी कभी ऐसा फील हो कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो आपस में कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जब हमारे बीच में तकरार होने लगे, तो हमें इनके जीवन के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, इनके विचारों के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमें लगेगा कि सच में हिंदू और मुस्लिम ये दो शब्द हम लोगों ने ईजाद किए हैं, बाकी तो सब इंसानियत के नाते ही एक दूसरे के ब्रदर्स हैं। तो चलिए इनसे हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए इनके जीवन से, कि किस प्रकार से एक छोटे से शहर से, एक छोटे से कस्बे से उठकर एक साधारण सा व्यक्ति किस प्रकार देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। यहाँ से हमें शिक्षा लेते हुए इस चैप्टर को अलविदा करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर माई चाइल्डहुड। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छे से कलाम जी के जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने को इसमें से मिलता है। तो ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।